जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से हैं। आपने पहली किस्त मुलाहिज़ा की हाफ़िज़ नसीम खलील साहब के साथ हमारी, और ये क्योंकि क्लास फेलो भी हैं और इनका बचपन हाफ़िज़ आसम मनीर साहब फील्ड मार्शल के साथ गुजरा है। बहुत सारी बचपन के वाक़यात इन्होंने सुनाए पहली किस्त में, और जो उससे आगे के वाक़यात हैं वो इस किस्त में आप मुलाहिज़ा करेंगे। और अगर आप जनरल आसम मनीर साहब की शख्सियत को समझना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरव्यू उसके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। आप सब दोबारा आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए कि आपके जो वालिद साहब थे उनके कितने नामवर शागिर्द हुए हैं, कौन कौन से लोग? मेरे वालिद साहब की बेशुमार दुनिया में शागिर्द हैं जिस वक्त, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। मेरे वालिद साहब के सबसे पहले शागिर्द तो मैंने बताया था आपको कि जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं तलत मसूद साहब, जनरल तलत मसूद साहब, वो हैं। उसके बाद सेनेटर परवेज़ रशीद, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब भी रहे। जी मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। ये हिफ्ज़ करते रहे? नहीं, कुरान वैसे में पढ़ते रहे सर, और रहते भी हमारे घर में रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कई बहुत अरसा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते भी रहे। जी मेरे ताहिर खलील साहब के क्लास फेलो थे ना जी, ये सारे। अच्छा, ताहिर खलील साहब, ये परवेज़ रशीद साहब क्लास फेलो? जी क्लास फेलो थे। अच्छा, ताहिर खलील साहब इतने बड़े लगते नहीं है वैसे वो। तो ताहिर खलील साहब भुट्टो साहब के दौर में मुमताज़ अली भुट्टो के PRO थे। अच्छा, मुमताज़ भुट्टो साहब, अच्छा, जो वो मिनिस्टर भी रहे ना मुमताज़ भुट्टो साहब उस वक्त, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस ज़माने में। उसके बाद फिर खुर्शीद हसन मीर रेलवे के वजीर जो थे, उनके साथ मुंसलिक रहे ताहिर भाई। अच्छा, जी हाँ। उसके बाद फिर ये जर्नलिज्म में आ गए। जनरल ज़ियाउल हक की जब हुकूमत ख़त्म आई है तो जर्नलिज्म में आ गए थे। फिर जर्नलिज्म में, उससे पहले सरकारी मुलाजिम रहे हैं जी आप साहब? बिल्कुल। अच्छा, हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब, मुझे नहीं इस चीज़ का पता था जी, तो आज आपने राज खोल दिया सर। अयूब खान के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीकों में हिस्सा लिया जी इन्होंने। अच्छा। भुट्टो साहब के साथ बहुत करीब रहे, तो उनके दफ्तरों में तो आज भी तस्वीरें लगी हुई हैं भुट्टो साहब की पुरानी। आप भी भुट्टो साहब के करीब रहे कि नहीं? मैं बस भुट्टो साहब के करीब रहा हूँ जी। मैं तिलावत में ही करता था लियाकत बाग में जितने जलसे होते थे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? जी, मैं तिलावत में करता था। फिर वाले साहब से मारे भी खाता था। अच्छा, वाले साहब को पसंद नहीं थे भुट्टो साहब? वो कहते थे सोशलिस्ट है ये। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आप दोनों भाई जो थे ना भुट्टो साहब को पसंद करते? जी हाँ, ताहिर खलील साहब और आप? जी हाँ, और भी भाई भी हमारे सारे। तो आप सब भुट्टो लवर थे और वाले साहब ने? जी, बचपन में देखा ही हमने ये था जी। भुट्टो साहब जब पिंडी आते थे तो शायद मैं छोटा सा था उस वक्त, बहुत छोटा था। तो एयरपोर्ट से जब आते थे तो लियाकत बाग के पास जब, तो मैं उनके ट्रक पे चढ़ जाता था। ट्रक पे खड़ा हो जाता था तो वो हाथ से पकड़ के मुझे ऊपर खींच लेते थे अपने ट्रक से। आपको पहचानते थे वो? जी, पहचानते थे मुझे। पहला जो जलसा उन्होंने किया ताशकंद, माहिदा ताशकंद के बाद जब वजारत छोड़ी है तो पहले जलसे में मैं सबसे छोटा था जिसने तिलावत की थी वहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। और उन्होंने भुट्टो साहब ने खुद का आगे तिलावत करी? जी हाँ, मैं वहाँ बैठा हुआ था उनके साथ, तो तिलावत की। और आखिरी जलसा जो बेगम नुसरत भुट्टो का जलसा था ज़ियाउल हक के दौर में, जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे, उसमें भी तिलावत मैंने की थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब भुट्टो साहब जेल थे तो आपकी मुलाकातें हुई उनसे? मुलाकातें जी होती रही आखिरी दिनों में। एक दो दफ़ा मैं खाना लेके जाया करता था भुट्टो साहब का जतोई हाउस से। उनका मुलाजिम एक पकड़ा गया था, गिरफ्तार हो गया था, तो मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी कि आपने फिर खाना देना है। चूँकि मैं छोटा सा था उस वक्त, तो बेगम नुसरत भुट्टो जो है फिर मुझे खाना टिफ़िन में बना के देती थी। तो उसमें बाज़ दफ़ा अखबार भी लपेट दी थी। अखबारों का वहाँ पर नहीं जाने की पाबंदी थी। तो वो फिर जब जाते थे तो सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में डॉक्टर आते थे, वो चेक करते थे सारा खाना, फिर पहुँचा देते। बाज़ दफ़ा मुझे अंदर जाने देते थे, बाज़ दफ़ा नहीं जाने देते थे, बाज़ दफ़ा रोक लेते थे, खाना अंदर दे देते थे। और ये जो खाना होता था ये गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के घर? जी, जतोई हाउस से जाता था, इस्लामाबाद से। हाँ जी, मरगला रोड पे उनकी कोठी थी, वहाँ से जाता था। तो ये बेगम भुट्टो खुद बनाती थी? जी, खुद बनाती थी अपने हाथ से? जी, बिल्कुल। और फिर पैक करके आपको देती? पैक करके, उसमें टिफ़िन था 6 डब्बों वाला, जिसमें वो खाना जाया करता था। और ये रोज़ाना जाता था? जी, रोज़ाना जाया करता था। एक टाइम दो टाइम? एक टाइम जाता था। एक टाइम जाता। दोपहर को तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब। सुबह? जी, सुबह। ठीक। और आप भुट्टो साहब उस वक्त जेल के अंदर होते थे? जी, वहीं जेल में थे। और आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? जी, 2 दफ़ा हुई मेरी मुलाकात। तो क्या सूरत हाल थी भुट्टो साहब? एक दफ़ा तो बाहर बैठे हुए थे, वो लॉन सा बना हुआ था छोटा सा, वहाँ बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था। तो मेरे से पूछने लगे कि आज क्या पकाया बेगम साहिबा ने? मैंने कहा सर मुझे तो मालूम नहीं है। चले, मेरा सलाम कहना सबको, बस इतनी सी बस। वो अखबार कोई पढ़ रहे थे इंग्लिश का, तो बाज़ दफ़ा उनके पास चला जाता था, बाज़ दफ़ा नहीं। बाज़ दफ़ा बेगम साहिबा जो है वो टिफ़िन में डाल के देती थी, बाज़ दफ़ा वो निकाल लेते थे, बाज़ दफ़ा छोड़ देते थे। ठीक। और वो अखबार पढ़ते थे? जी, वो। और वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस में थे? जी, बिल्कुल। कमज़ोर बहुत हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उसी तरीके से वही रोब और दबदबा उसी तरीके से उनका मौजूद था। ठीक है। और बिल्कुल कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट।
पर वो बड़ा भुट्टो साहब का एक करिश्मा था। जी जी, वो घबराने वाला इंसान नहीं थे, वो घबराने वाले इंसान नहीं थे वो। तो आखिरी वक्त तक आपका फिर रहा बेगम साहब? मेरा 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था। अच्छा, जो लोग भुट्टो साहब की फांसी दे 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके बाद खाना नहीं गया? नहीं, खाना नहीं गया उसके बाद। और भुट्टो साहब की जब फांसी जाता होगा, लेकिन मुझे वो नहीं जाने देते थे वहाँ पर। ठीक। और जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता रहा आपका? फिर नहीं रहा जी, फिर मैं चला गया था बस पढ़ने के लिए। 79 की बात है, 80 में मेरी शादी हुई, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए चला गया बाहर। ठीक हो गए, फिर बस छोड़ दी, फिर सियासत खत्म कर दी थी, फिर रब्ता ख़त्म हो गए। और उसके बाद ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हाफिज़ ताहिर खलील साहब का भी रब्ता पीपल्स पार्टी से ख़त्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर आप साहब जर्नलिज्म में आ गए? जर्नलिज्म में आ गए, लेकिन वो उनके साथ दोस्ती रही। मुमताज़ भुट्टो साहब के साथ वो जब भी आते थे इस्लामाबाद ज़रूर मुलाकात होती थी, मेरी भी मुलाकात होती थी कई दफ़ा वहाँ पे। इस तरह ये रब्ता तो रहता था। ठीक है। और आप फिर दरस व तदरीस में मसरूफ़ हो गए? जी, मैं फिर वापसी पे अपने दरस व तदरीस आप पढ़ाने के? जी, पढ़ाने के। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ दोबारा कब रब्ता हुआ फिर आपका? कोर कमांडर थे गुजरावाला के। अच्छा, उसके दोनों बड़ा गैप है ये तो? जी हाँ, बड़ा गैप था। हाँ, कि वो तो कासिम के पास गया तो कासिम ने फिर रब्ता कराया। उसने कहा कि यार नहीं, उससे पहले जब ISI में थे, जब कासिम ने एक दफ़ा रब्ता कराया, DGI से थे जी। ठीक है। उसके बाद फिर कोर कमांडर जब रहे वहाँ पर, फिर भी वहाँ पे। तो इस दौरान कभी आपका कोई रब्ता नहीं रहा जब वो फ़ौज में भर्ती हो गए और फिर उसके बाद उनकी तरक्की होती गई, फिर वो ज़ाहिर कैप्टन हुए, मेजर हुए, कर्नल हुए, नहीं, कोई रब्ता नहीं रहा। मेजर जनरल हुए। मैं बस अपने कुरान की तालीमात में लगा रहा, बस फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। बस कासिम के साथ सलाम दुआ, भाई आसिम ठीक है, खैरियत है, मेरा सलाम कह देना, बस यहाँ तक। ठीक है। और वो कासिम साहब बताते रहे आपको? जी जी, बताते, बिल्कुल क्या कर रहे हैं वो बताते थे। वो सलाम कहते, कहलवा देते थे। बल्कि जब ये आर्मी चीफ बनने थे उसके तकरीबन 2-3 दिन पहले मैसेज मुझे किया था व्हाट्सएप पर, मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। ठीक है। क्या उस वक्त क्राइसिस का बड़ा टाइम था ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कंपटीशन था ना जी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा था, साजिशें भी बहुत थी और रास्ता रोकने की भी बड़ी कोशिश की जा रही थी। तो वो उस वक्त जो है वो कासिम ने फिर गए हुए थे कासिम, तो फिर उन्होंने कहा कि ये मैसेज आ रहा है, ज़रा पढ़ लेना। और उसके बाद खुसूसी फिर हम तो खुसूसी दुआएं, ज़ाहिर है जी हमारी तो दुआएं आज भी उनके साथ हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके ख़ानदान की हिफाजत फरमाए। सही बात। तो इस दौरान आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? मेरे वालिद साहब 89 में। 1989 में। और उस वक्त भी आपने फरमाया कि जनरल आसिम मुनीर साहब उनके सारे भाई और वालिद साहब। कासिम ने मुझे बताया कि हम तो तीनों भाई और वालिद साहब के साथ हम जनाजे में शरीक थे बाकायदा। अच्छा। फिर वालिदा का इंतकाल हुआ तो कासिम कहता कि मैं भी और हाशिम हम दोनों आए थे, ये आसिम नहीं थे यहाँ पर, तो वो नहीं आ सके थे। ये कब की बात है? ये 2007 की बात है। 2007 की बात है, ठीक हो। और जब ये DGI थे तो उस वक्त आपका रब्ता हुआ इनसे? जी, बस एक आध दफ़ा हुआ। ठीक है। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ फ़ोन पे रब्ता हुआ? फ़ोन पे, वो कासिम ने कराया था। वो खैर आफियत, बस मैंने मुबारकबाद दी थी। ठीक। तो उसके बाद फिर मेरा रब्ता नहीं हुआ। मुझे भी बस, आपको पता है कि हम पीछे रहने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये बात दुरुस्त है कि ये तीनों भाई जो थे, जनरल आसिम मुनीर, उनके बड़े भाई सैयद कासिम मुनीर और फिर हाशिम मुनीर, ये तीनों इमरान खान साहब के फ़ैन थे एज ए क्रिकेटर? मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। और आप तो फ़ैन थे कि आप भी नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। क्रिकेट से कोई लगाव इतना नहीं था मेरा। मेरा तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगाव था। ठीक। तो मेरा शुगल था किताबें पढ़ना और कुरान पढ़ना, बस। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपकी जो मुलाकात हुई वो उस वक्त हुई जब ये गुजरावाला के कोर कमांडर थे, तो उसमें मुलाकात हुई? जी हाँ। तो उस वक्त में और बचपन के आसिम मुनीर में क्या फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, कैसे? बल्कि अभी 2-3 दिन, जब ये परसों इन्होंने फील्ड मार्शल का वो उठाया, तो ताहिर खलील साहब मुझे बता रहे थे कि मेरी मुलाकात हुई, तो कहने लगे कि मुझे असल में निक नेम से काका भाई कहते हैं आज तक भी। अच्छा। तो काके भाई का क्या हाल है? ठीक। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मेरा सलाम कहिएगा उनको बहुत बहुत, मैं इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा उनसे बहुत जल्दी, ये पैगाम भिजवाया उन्होंने। ठीक है। और जब कोर कमांडर गुजरावाला थे तो उस वक्त भी आपको वही आसिम मुनीर मिले जो बचपन में आपने देखे थे? उसी तरीके से। क्या हम्बल थे या उसी तरीके से, जैसे प्यार उसी तरीके से बचपन से जैसे मिलते थे, बाद में मिलते थे, उसके बाद उसी, कोई उनमें फ़र्क नहीं आया उनके उसमें, दोस्तों के दोस्त हैं वो। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये उनकी पर्सनैलिटी में सख्ती से क्यों महसूस होती है कि जैसे वो डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे वो सख्त मिजाज आदमी? सख्त मिजाज नहीं है। अच्छा। मोमिन तो वैसे ही सख्त है जी। अच्छा।
रुहमा बैनहुम तराहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमा बैनहुम। कुफ़ार के लिए तो बड़े सख्त हैं बस, लेकिन मुसलमानों के लिए नर्म है, वो अपने लिए नर्म है। तो ये जो उनकी पर्सनालिटी में फीलिंग आती है या जो लोगों को महसूस है, ये गलत है, ये गलत कि है। वो सख्त मिजाज है? नहीं, सख्त मिजाज नहीं, सख्त नरम मिजाज है। नरम मिजाज। अच्छा, और रहम का जज्बा भी उनके अंदर है? अब उस वक्त भी था, अब भी है, अब भी है, अब भी है। लेकिन वो पीटीआई के मामले में सुना है या देखा गया है कि कोई रहम नहीं है उनके दिल में। ये कुछ नहीं कह सकते, नो कमेंट्स। क्योंकि उसमें ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं जी कि मामला ख़त्म हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब और इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस है जहाँ पे ना सख्ती है इमरान खान के मिजाज में भी और इनके मिजाज में भी, दोनों जो ना अपनी अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। अल्लाह करे ये सब मामलात सब हम एक हो जाएं, सारे मामलात दुरुस्त हो जाएं, बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के पाकिस्तान को जो है आलम इस्लाम का लीडर बना दे बस। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जनरल साहब की जो है क़यादत में ये आलम इस्लाम का लीडर बने इंशाअल्लाह। अच्छा, जब ये DGISI से हटाया गया था इनको, अगर आपको याद हो तो वो ज़रा बड़ा खौफनाक सा वाक़या था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। तो जब आपने सुना था तो क्या फील हुआ था आपका? बहुत अफसोस हुआ था। तो आपको ये महसूस हुआ कि इमरान खान का ये फ़ैसला गलत है, नुकसान उठाएंगे ये? बस अफसोस हुआ मुझे बहुत कि इतना अच्छा इंसान जो है, चूँकि ये DGMI भी थे तो उस वक्त जो है उनकी उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया, फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन बड़ों की मर्ज़ी है जी, कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मफीद होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो ठीक है बस एवरेज होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते। ये मुफीद शख्सियत है या सिर्फ अपनी हद तक रहने वाले? नहीं, मुफीद लोग, मुफीद, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले, यानी लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक, नुकसान करने वाले आदमी नहीं किसी के लिए नहीं। ठीक हो गए। और इनकी फैमिली के जो इमीडिएट फैमिली है, इनके साहबजादे साहबजादियाँ बेगम साहब, उनके साथ कभी मुलाकात हुई आपकी? कभी नहीं। वो बिल्कुल अपनी फैमिली को आइसोलेशन में रखा हुआ उन्होंने, बिल्कुल। इनके दामाद किसी के साथ आपकी कभी मुलाकात हुई? वो बस वो जब कोर कमांडर थे तो फ़ोन पर 1-2 दफ़ा बात हुई उनसे भी। दे वो भी मेरा ख्याल है फ़ौज में ना? जी, फ़ौज में है, फ़ौज में है सर। एक कासिम के बच्चों के साथ मेरी होती रहती है, वो माशाल्लाह वो भी दीनदार हैं सारे, तो वो भी एक फ़ौज में है, कैप्टन है कासिम का बेटा, ठीक। तो एक बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह, वो बाशरा है, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने भी, बहुत अच्छा प्यारे जी बच्चे, बहुत नेक हैं उनके भी। इनके भी कासिम बता रखा, बहुत हम्बल किस्म के बच्चे हैं इनके भी, जनरल साहब के, ठीक, बहुत अच्छे तरबियत उनकी। ज़ाहिर है जब तरबियत ऐसी होगी तो, क्योंकि वो किसी जगह नज़र नहीं आते जी, वो होता है जी बिल्कुल, वो आपको किसी जगह जैसे सियासतदानों के बच्चे होते हैं। हाँ जी, इन मामलात में कोई वो दखल अंदाजी नहीं करते, वो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। वो सिर्फ अपने काम से, जी अपने काम से गर्ज रखते हैं, लो की बिल्कुल साइड पे। बहुत अच्छा। दूसरा ये था कि जब ये सारा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ फ़ौज के साथ इमरान खान साहब का, तो उस वक्त आप यहीं पे थे, तो क्या फीलिंग थी आपकी कि ये गलत साइड पे जा रहा है मुल्क और क्या नतीजा निकलेगा इसका? बस दुआ थी जी, बस अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को सलामत रखे, सबको हिदायत नसीब फरमा दे, बस ये मुल्क जो है सलामत रहे। ये मुल्क सलामत रहेगा तो हम हैं, हमारे पास तो आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। इस मुल्क की सलामती के लिए बस हम तो हर वक्त दुआ गो हैं बस। क्योंकि इमरान खान साहब का जो क्राइसिस था ना, उसके बाद फ़ौज का इमेज बहुत ख़राब हुआ था पाकिस्तान में, और डेलिबरेटली किया गया था। और इसके अंदर ज़ाहिर है बाहर के बहुत सारे कंपनीज बाहर की, बहुत सारी फोर्सेस और पावर्स बाहर की वो इन्वॉल्व थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का इमेज ख़राब किया जाए। तो उस वक्त क्या फ़ील होता था आपको फील नहीं होता था कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्योंकि पूरी ज़िंदगी रावलपिंडी में गुजरी, आपकी फ़ौज के साथ गुजरी। फ़ौज के साथ जो है जो उस वक्त भी बस दिल कुड़ता था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ौज देखिए जी हमारी मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, हमारे दीन की, हमारी हर चीज़ की मुहाफ़िज़ है। देख लीजिए इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको कंट्रोल किया। और आज जो है ये जो जंग हमने जीती है 3-4 दिन की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान जो है आलम इस्लाम का लीडर बनकर हो रहा है। बड़ी दूर दूर से मुझे फ़ोन आए लोगों के इस मामले में, जनरल साहब को मुबारकबाद के भी, मेरे दोस्तों के जो मेरे साथ पढ़ा करते थे मदीना मुनव्वरा में, को कीनिया में है, को कहीं है, उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी और बहुत अच्छे और नेक ख्वाहिशात कि हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को, एटमी पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान को माशी तौर पर भी और इस्लामी दुनिया का जो है एक उभरता हुआ लीडर बना दे पाकिस्तान को जनरल साहब की क़यादत में।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब ये आर्मी चीफ बन रहे थे तो उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ख़बरें भी गर्दिश हो रही थी और ऐसा महसूस होता था कि दरमियान में बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो नहीं चाहते, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त आपका कोई रब्ता हुआ इनसे या क्या फीलिंग थी? रब्ता नहीं हुआ, लेकिन बस दुआएं बस उनके साथ थी। ठीक, कासिम के साथ दुआएं थी, कासिम के साथ रब्ता रहता था, क्योंकि मसरूफ़ आदमी है वो, तो ज़्यादातर जो है कासिम बस के आप दुआ करें बस, इंशाल्लाह। हमने भी कहा था कि हमें यकीन था कि इंशाल्लाह ये कश्ती पार लगेगी। अच्छा, इंशाल्लाह हमें यकीन था, मुझे यकीन था। और जब आर्मी चीफ बन गए तो उसके बाद फिर रब्ता हुआ आपका इनसे? बस वो मुबारकबाद देने के लिए? मुबारकबाद बस। तो मुबारकबाद देने के लिए घर गए आप इनके? तो उस वक्त आपको, उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर में और बचपन के आसिम मुनीर में क्या फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। सेम आपको वही मोहब्बत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब ये ज़ाहिर है ये क्राइसिस पैदा हुआ और इंडिया के साथ, तो एक इबहाम था पाकिस्तान के अंदर कि शायद पाकिस्तान जीतता है, नहीं जीतता, कहीं मार ही ना खा जाए हम, और माशी तौर पर पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर है, बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ़ौज जो हमें मरवाई दे। तो आपको ये फीलिंग नहीं हुई? नहीं। वजह? जनरल आसिम की क़यादत में इतना यकीन पुख्ता था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पिछले तमाम बदले चुका देगा। ये आपको पता था? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने पर्सनालिटी को देखा हुआ था और आपका ख्याल था ये पीछे हटने वाले बंदे नहीं, पीछे हटने वाले। ठीक, एक फ़ैसला कर लिया तो उस फैसले को जो है आखिर तक पहुंचाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचा कर छोड़ा। अच्छा, जब इंडिया की तरफ से इन्वीजन हो रहा था ना आप सब, तो उस वक्त मसलन डिले हुआ पाकिस्तान की तरफ रिस्पांस करने में, और ऐसा लगता है जैसे खामोशी सी तारी होगी हम पे, जैसे ही हम डर गए तो हर तरफ से ये इस टाइप की आ रही थी कि लोग डर गए, दब गए। तो आपको नहीं महसूस हुआ? नहीं, मुझे नहीं महसूस हुआ, क्योंकि आपको पता था ये हिट बैक करे ही करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको यकीन था? यकीन था मुझे कि ये इसका अमल का रद्द अमल ज़रूर होगा, ज़रूर, और बदला ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा बड़ा खौफनाक तरीके से लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको यकीन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अफसर ये बताइएगा, ये स्क्वाड्रन लीडर जो उस्मान यूसुफ साहब शहीद हैं, इनका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है? मेरे जो दामाद हैं उनके भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी, शहीद हुए हैं उस्मान यूसुफ। तो मेरी बेटी उनके घर में है, ज़ाहिर है वो बहुत खूबसूरत इंसान था जी। बहुत छोटी उम्र में उसने शहादत का रुतबा हासिल किया। बल्कि मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से भी और जनरल साहब से भी गुजारिश है कि उनको निशान हैदर दिया जाए, क्योंकि एयरफोर्स में राशिद मिन्हाज शहीद के बाद किसी को वो नहीं मिला। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान इस मुल्क पर कुर्बान कर दी। तो ये फैमिली भी पुरानी है रावलपिंडी में? जी जी, रावलपिंडी में पुरानी। तो कितने अरसे से जानते हैं आप इस फैमिली को भी? इस फैमिली को तकरीबन 30 साल तो हो गए। 30। अच्छा, वेस्टेज में रहते हैं ये लोग। वेस्टेज में? जी हाँ। तो उस वक्त ये भी आपके तालिब इल्म रहे हैं या नहीं? इनके वालिद साहब? वालिद साहब इनके दोस्ती थी इनके साथ हमारी। तो राजा यूसुफ साहब बहुत नेक इंसान है, बस अल्लाह ताला ने शहादत कबूल कर ली। बच्चे हैं दो छोटे छोटे उनके। छोटे दो बच्चे? दोनों बेटियां हैं। ठीक। एक 6 साल की बेटी है, एक छोटी है। और इनकी बेगम साहिबा क्या करती हैं? कुछ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। और इनकी कोई यादें आपके जहन में हो? मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए सबसे पहले जब मुलाकात हुई, क्योंकि ये फील्ड में होते थे तो मेरे से मुलाकात बहुत कम रहती थी, इनके दूसरे भाई से मुलाकात रहती थी, तैमूर से। तो जब ये रिश्ता लेने के लिए आए इनके वालिद साहब और इनके मामू और ये, तो मेरी पहली मुलाकात थी इनसे। तो उसके बाद तो खैर मुलाकातें रहीं, फिर वो हर शादी ब्याह, इसकी शादी में भी मैंने शिरकत की और जनाजे में भी शिरकत की। बस ये इतना सा मुख्तसर सा वक्त इन्होंने लिया बस, लेकिन बहुत ही प्यारा इंसान था ये। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे इंशाअल्लाह, आपकी भी, आपके खानदान उनकी शहादत कबूल करे। और भी जितने हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हुए और जितने भी पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी शहादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। कभी आपने सोचा था कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल हो जाएंगे? क्योंकि पहले जो अयूब खान थे वो तो उन्होंने खुद अपने आप को इजाज़त दिया था ना, ये पहले इसलिए कि अर्न किया इन्होंने, इनको ये इज्जत जो है इन्होंने अर्न की है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया। तो पहले हैं इस लिहाज से। अगर तो आपको था यकीन कि इस लेवल तक भी जाएंगे, पाकिस्तान के वाहिद जनरल होंगे जो फील्ड मार्शल भी होंगे? इस जंग के बाद मुझे यकीन हो गया था। पहले ज़ाहिर पहले तो आर्मी चीफ थे ना जी। इस जंग के बाद दूसरे दिन ही मैंने, बल्कि 1-2 दोस्तों को भी मैंने कहा इंशाअल्लाह
फील्ड मार्शल जो है ज़रूर बनेगी ये, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वो आपको फील हुआ था? वो फील हुआ। और जब ये फील्ड मार्शल बने तो फिर आपको कैसा लगा? हमारा तो खुद हमारा पतरी मिजाज कितना बुलंद हो गया हम समझे खुद फील्ड मार्शल बन गए। तो अब अगर इंडिया की तरफ से कोई गड़बड़ होती तो आपका क्या ख्याल है, ये कैसे रिस्पांस करेंगे? इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका जो है जवाब दिया जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हिकमत अमली बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में एक्सपर्ट हैं ये? बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी में एक सरप्राइज एलिमेंट है। जी हाँ, कि पता नहीं चलता कि क्या करने लगे हैं। दुश्मन को सरप्राइज देना। जी बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरा ये कि मुझे लगता है जैसे डट जाते हैं, डट जाने किसी जगह पर डट के ना जी, शुरू से तो बचपन पीछे नहीं हटता, ये बचपन से आदत है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है इशू या इंडिया का इशू है, जहाँ जहाँ पे हमने देखा है, या पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, हमें महसूस होता था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकेगी। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये डटे रहे और पता चला कि इन्होंने ठीक कर ली। जी, हमारा नहीं ख्याल था कि ठीक कर सकेंगे, मैं सही कह रहा हूँ। और हमारा ये भी ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन कर गए। और सोशल मीडिया का भी हमारा यही ख्याल था, ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया है क्या चीज़, लेकिन उसका भी कर गए। वैसे हर चीज़ का मुकाबला किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिल में जो अल्लाह ने 30 पारे और कुरान रखा हुआ है ना जी, ये उसका सारा सबर है उसका। और ये मुझे पता चला कि बल्कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मुझे बताया कि ये जामिअतुर रशीद वाले बड़े शानदार इंसान हैं। वो कहते हैं तहज्जुद गुजार हैं। जी, बिल्कुल। और सारी रात काम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, 2:30-3 बजे बाज़ दफ़ा घर आते हैं। ठीक, दफ्तर से? जी, दफ्तर से। ठीक। और उसके बाद फिर ये फाइलें देखते हैं, फिर तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं, फिर फजर पढ़ के सोते हैं। नींद बड़ी कम, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, 1-2 घंटों के लिए। जी हाँ। तो अगर नींद पूरी ना हो तो इंसान कैसे काम कर सकता है जी? कहते तो ये कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इतना स्टेमिना उनको दिया हुआ है कि वो हर चीज़ को काबू कर लेते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करने का है? बिल्कुल करते हैं एक्सरसाइज, रेगुलर करते हैं? जी, रेगुलर करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। खाने पीने का आपको पता है कि सिलेक्टेड, कम खाते हैं? कम खाते हैं। ठीक हो। किताबें पढ़ने का इनको बचपन से शौक? बचपन से शौक है। उस वक्त जब ये मदरसे में पढ़ रहे थे, उस वक्त किताबें पढ़ रहे थे? स्कूलिंग जब शुरू की उस वक्त भी घर में हम जाते थे तो किताबें पढ़ी होती थी। किताबें जो ज़ाहिर है माहौल जो ऐसा था, वालिद साहब जो है इनके प्रिंसिपल थे और वह घर में हर वक्त बुक्स रहती थी, तो ये पढ़ते, घर में भी पढ़ते थे। ये कासिम भी इसी तरह ही पढ़ाकू थे, और हाशिम भी माशाल्लाह वो भी एजुकेशन में है अब भी, तो इसी तरह ही पढ़ते थे। हाशिम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। तो किताबें पढ़ने का पूरे घर के अंदर शौक था। तो दूसरा हाफजा इनका बचपन से ही अच्छा, बचपन से बहुत ज़बरदस्त। कुरान मजीद नहीं, बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ कि इलामा इकबाल के शेर इनको बहुत आते हैं, जैसे कलाम इकबाल सारा याद हो इनको। और ये सिर्फ लिटरेचर तक थे या दूसरी किताबें जो जंगों से मुतल्लिक़ है? जंगों से मुतल्लिक़, जी, वो भी किताबें बहुत, कासिम बताते थे कि बहुत किताबें पढ़ते थे ये, जंगों से मुतल्लिक़ भी, जो इस्लामी जंगें हुई उसका भी, और दूसरी जंगें जो हुई उसकी भी सारी, बहुत शौक़ था इनको, अब भी शौक़ है। और एक्सरसाइज का इनको बचपन से शौक़ है सर, और वो भी भागना दौड़ना और फिट रखना, अपने आप फिट रखना, क्योंकि अभी तक बहुत फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र में भी महसूस नहीं होता कि इतनी उम्र है इनकी, और वो ज़ाहिर है 2-2.5 घंटे जब तक आदमी एक्सरसाइज ना करे तो ऐसा फिट लगता नहीं है। तो ये भी इनकी आदत है सर। ऐसे कनात पसंदी है शख्सियत में? कनात पसंदी तो सबकी है जी, इनके वालिदैन की भी इस तरह ही थी और इनमें भी है। कासिम में भी बहुत अल्लाह लोग इंसान है जी। कासिम यकीन करेंगे, जब भी जाता हूँ बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह मुलाकात उनसे होनी कि कोई, यानी कोई दरमियान में कोई ऐसी बात ही नहीं कि कोई वो कहे कि मैं जनरल का भाई हूँ या इस तरह फील्ड मार्शल, नहीं, कोई ऐसी बात। अच्छा, ये फरमाइएगा आप सब, जो आपका अपना मदरसा है इस वक्त, वो उसकी सूरत हाल क्या है? कितने स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पे है, क्या क्या करते हैं? मेरा इदारा है जी कॉलेज रोड पर रावलपिंडी में। हमारा स्कूल भी है, दार रकम स्कूल, सिटी कैंपस है वहाँ पर, उसमें मदरसा अलहदा है, स्कूल अलहदा है। स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे हैं हमारे, बच्चे और बच्चियाँ। मदरसा है हमारा, उसमें तकरीबन 250 के करीब बच्चे बच्ची हैं। हमारा मदरसतुल बनात अलहदा है थोड़े से फासले पर, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से जिस तरह वालिद साहब छोड़ कर गए थे, बस बिल्डिंग नई बना दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बिल्डिंग जो है वो ज़रा वसी हो गई है, स्कूलिंग भी है उसके अंदर और मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसी तरीके से इसको जारी और सारी रखा हुआ है।
और ये आप चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चला रहा है जी, हमने क्या चलाना है। और बाकी बहन भाई जो उनका वो अपनी फील्ड्स में, वो अपनी फील्ड्स। तो ये वाला जो दरसो तदरीस है वो सिर्फ आपके पास है? मेरे ज़िम्मे है। आपके ज़िम्मे है, माशाअल्लाह। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मेहरबानी की, खासत आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे नए पहलू हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंटरव्यू बहुत अहम किरदार अदा करेगा।